हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं आज पाचन तंत्र के दूसरे भाग के बारे में। तो हमने निचला श्वसन तंत्र के अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था श्वास नली। श्वास नली पढ़ी थी। श्वास नली में पढ़ा था कि लैरिंक्स के नीचे वाला भाग, लैरिंक्स का मतलब स्वर यंत्र था जिससे हमारी ध्वनियां निकलती है। लैरिंक्स जो मैंने डायग्राम पे तो समझाया था उसी प्रकार से देखना है कि श्वास नली क्या होती है। लैरिंक्स के, अब यहां से जैसे मैंने मान लिया कि लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स, इसके नीचे वाला जो भाग होगा वो हमारा श्वास नली। कौन सी नली? रफली जी तरह समझिएगा, ये श्वास नली। और इस श्वास नली के नीचे ये दो भागों में बंट जाती, ये दो भागों में जो बंटती है ना वो हमारी श्वसनी होती है। क्या होती है? श्वसनी होती है। ओके, जिसे ब्रोंकाई बोला जाता है। अब ये श्वसनी क्या होती है बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने लैरिंक्स के नीचे श्वास नली की दो भागों में आगे बांटा, मतलब ये प्रथम और ये द्वितीय। तो अब जो श्वास नली से ये दो भागों में बंट जाती है, तो इसका प्रथम शिरा दो भागों में, दो शिराओं में बंट जाती है, तो उसका प्रथम जो शिरा होता है वो हमारा प्रथम श्वसनी कहलाता है। और जो दूसरा शिरा दूसरे भाग में बदल जाता है वो उसका दूसरे द्वितीय श्वसनी कहलाता है। तो ये हो गया हमारा द्वितीय श्वसनी दोस्तों, प्रथम श्वसनी और द्वितीय श्वसनी। नो डाउट श्वसनी पढ़ लिया। अब देखिए, ये श्वसनी होती है जो आगे अनेक शाखाओं में बंट जाती है। अब ये श्वसनी है जो आगे अनेक शाखाओं में बंट जाती है, और इस शाखाओं को दोस्तों श्वसनिका कहते हैं। इसे श्वसनिका कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है, जो आगे अनेक भागों में बंट जाती है। और श्वसनियां आगे कूपिकाओं में बंट जाती है। छोटी छोटी कूपिकाएं होती है, उनमें क्या होती है? ये बंट जाती है, और इनको बोला जाता है कूपिका। कूपिका के बारे में अच्छी तरह विस्तार करेंगे। कूपिका क्या होता है? जो वायु का प्रदान करता है, चेंज करता है। इतनी बातें बेसिक थी जो हमने पढ़ ली। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे श्वसनी क्या होता है, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। तो लिखिए दोस्तों, श्वसनी में लिखिए, श्वास नली के अंत में, श्वास नली के अंत में दाईं ओर और बाईं ओर श्वसनियों में व्यक्त हो जाती है। दाईं ओर और एक बाईं ओर क्या हो जाती है? श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में, प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाएं, जिसे द्वितीय श्वसनी बोला जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे द्वितीय श्वसनी बोला जाता है। मतलब ये जो कहना चाह रहा है ना, वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है, ये देखिए कि अगर ये श्वास नली हमने ली तो ये दो भागों में हमने इसको बांट दिया। बांटने के बाद ये आगे अनेक भागों में बढ़ती है। मतलब ये जो प्रथम श्वसनी है, दोस्तों, वो आगे अनेक शाखाओं में बढ़ी। पहली शाखा को उसने द्वितीय श्वसनी बोल दिया। मतलब प्रथम श्वसनी तो ये हो गई, और द्वितीय श्वसनी को, जो एक श्वसनी आगे अनेक शाखाओं में बंटेगी, वो शाखाएं उसको द्वितीय श्वसनी बोला जाएगा। और द्वितीय श्वसनी आगे, जिसे श्वसनिका बोला जाता है, द्वितीय श्वसनी श्वसनिका बोला जाता है। श्वसनिका आगे कहां बन जाएगी दोस्तों? कूपिकाओं में बन जाएगी। कूपिका मैंने अभी बताया था, कूपिकाओं में बन जाए तो ये कूपिका क्या हो गया? आगे तृतीय श्वसनी बोला जाता है। इसे तृतीय श्वसनी बोला जाता है। ओके, आगे लिखिए कि बोला था मैंने कि प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाएं, जिन्हें द्वितीय श्वसनी कहते हैं, उन श्वसनी में बढ़ जाती है एवं
प्रत्येक खंड में द्वितीय श्वसनी आगे तृतीय श्वसनी में विभक्त या तृतीय श्वसनी में बंट जाती है। तृतीय श्वसनी में बंट जाती, इतनी बात थी। अब लिखिए दोस्तों इसी के अंदर श्वसनिका, इसी के अंदर लिखिए श्वसनिका। ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, इसे इसमें लिखिए प्रत्येक तृतीय श्वसनी, प्रत्येक तृतीय श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिका में व्यक्त हो जाती है, छोटी छोटी श्वसनिका में व्यक्त हो जाती है। मतलब तृतीय श्वसनी जो हमने ली थी वो आगे अनेक शाखाओं में बन जाती है, जो द्वितीय श्वसनी ली थी वो तृतीय श्वसनी ली थी, वो सिर्फ बताने का सिर्फ बेस था, वो सिर्फ बताने का बेस था, लेकिन जो आगे बढ़ जाती है, मतलब डायग्राम आपको साइड में देखूंगा मैं, आप देखिए, अब देखिए साइड में डायग्राम देखिए, उस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, उस डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए डायग्राम में देखिए दोस्तों, मतलब दो शाखाओं में बटी, दो शाखाएं आपको दिख रही है। अब वो दो शाखाएं आगे द्वितीय में बटी, द्वितीय आगे तृतीय में बढ़ रही, एक सिरा ऐसे बटने के बाद में आगे और बढ़ रहा है, ऐसे यहां तक था तो आगे ये और बढ़ेगा, ये सिरा आगे और बढ़ जाएगा, ये आगे और बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़कर वो श्वसनिका और आगे कुपिकाओं के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करने लग जाती है। और जो आगे आगे बढ़ने की प्रक्रिया, आगे आगे बढ़ने की शाखा है, उसको श्वसनिका बोला जाता है। ओके दोस्तों, ये बात है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू आपका बेस क्लियर हो गया होगा, डायग्राम आपने देख लिया होगा। लेंस के नीचे क्या दिखेगा, श्वास नली, श्वास नली के नीचे दो भागों में प्रथम श्वसनी द्वितीय श्वसनी, प्रथम श्वसनी भाग द्वितीय में बढ़ गई, द्वितीय तृतीय में बढ़ गई, तृतीय आगे श्वसनिकाओं में हो गई। आगे लिखिए श्वसनिका को ब्रोंकियोल कहा जाता है। ये श्वसनिका फेफड़ों में फैले रहते हैं, ये श्वसनिका आगे फेफड़ों में बंट जाती है। हर श्वसनिका आगे चलकर छोटी सीमांत श्वसनिका में विभक्त हो जाती है, आगे चलकर छोटी सीमांत श्वसनिका में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा श्वसनिका मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बना देती है। वृक्षनुमा संरचना से आपको क्या समझ में आया दोस्तों, वृक्षनुमा संरचना से आपको क्या समझ में आया कि वृक्षनुमा का मतलब ये होता है कि एक वृक्ष होता है पेड़ का, उस पेड़ के वृक्ष को आपने देखा होगा, एक डाली आगे दो भागों में विभक्त हो गई और आगे वो तृतीय में विभक्त हो जाती है, तृतीय से चतुर्थ में, चतुर्थ से पंचम में, पंचम से षष्टम में, सेवंथ में, सप्तम में, अष्टम में विभक्त हो जाती है। यानी सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, आगे आगे अनेक शाखाओं में, अनेक छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। मतलब कौन हो जाती है, विभक्त हो जाती है दोस्तों, एक तो श्वसनी हो जाती है, वह श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका आगे छोटी छोटी शाखाओं में व्यक्त हो जाती है। मतलब सिर्फ ये हुआ कि श्वसनी और श्वसनिका जो है वो आगे व्यक्त हो गई। मतलब श्वसनिका को तो हमने क्या माना था कि श्वसनी के नीचे दो शाखाओं में व्यक्त हो जाती है, वो तुम्हारी श्वसनी है, एक फर्स्ट श्वसनी, एक सेकंड श्वसनी, ओके, प्रथम और द्वितीय। लेकिन आगे जो श्वसनी है वो उसको, श्वसनिका को विभाजित कौन कर रहा है, श्वसनी कर रही है, तो श्वसनी का मेन काम है इसको आगे विभाजित करना, तो आगे विभाजित कौन करेगा, फिर इसको श्वसनिका आगे विभाजित करने लग जाएगी। सिर्फ यही हमें बेस को पकड़कर रखना है। तो मतलब श्वसनी व श्वसनिका आगे वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती है। वृक्षनुमा का मतलब पेड़ से याद रख लेना, जो आगे छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो बहुत सी शाखाओं में व्यक्त होती है।
इन शाखाओं के अंतिम छोर पर, अब लिखिए, इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपिकाएं, कूपिकाएं अंतिम छोर पर क्या पाई जाती है? कूपिकाएं पाई जाती है। अब देखिए, कूपिकाएं पाई जाती है, तो अब कूपिकाओं से हम इसमें पेड़ पे चलते हैं। पेड़ का एक टहनी देखिए आप, पेड़ की आगे 2 शाखाओं में विभक्त हुई, 2 से आगे वो तृतीय में हुई, तृतीय से चौथे में, चौथे से पांचवें में, तो एंड पे जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? फल दिखेगा, फूल दिखेंगे, दिखेंगे ना दोस्तों। अंतिम छोर पे जब चले जाते हो, पेड़ के एकदम एंड पे जाके चले जाते हो, तो आपको वहां पर क्या दिखेगा? टहनी थोड़ी दिखेगी, टहनी दिखेगी, साथ साथ उनके लगे हुए क्या दिखेंगे? आपको फल दिखेंगे, फ्रूट दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, कुछ फूल दिख जाएंगे, वो आपको लगे हुए दिखेंगे। तो मतलब जो अंतिम छोर की बात की ना, जो अंतिम छोर होता है, अंतिम छोर पे क्या लगे होते हैं? पेड़ के फल फूल लगे होते हैं। तो अंतिम छोर पर श्वास नली में क्या लगा होता है? सॉरी, श्वसन तंत्र की लास्ट में श्वसनिका का आगे श्वसनिकाओं होती है, तो श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर क्या लगा होता है? कूपिकाएं लगी होती है। और कूपिकाएं क्या होती है? ऐसे गोल गोल रूप में पाई जाती है। ओके, इस रूप में ये विभाजित हो गई। अब देखिए, कूपिकाएं पाई जाती है जो गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय इन माध्यम से हो जाता है, गैसों का विनिमय इस माध्यम से हो जाता है। लिख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट लिखिए, फेफड़े। अब हम बात करेंगे फेफड़े की। फेफड़े, अब आपको फेफड़े दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, फेफड़े देखते हैं। अब देखिए साइड में डायग्राम, डायग्राम में आपको फेफड़े दिख रहे होंगे। अब फेफड़े देखिए, एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है। बड़ा छोटा होता है, क्यों होता है वो बात करेंगे। तो फेफड़े दिख रहे, तो मतलब श्वसनिका आगे किस में विभाजित हो गई? कूपिका में। और कूपिका कहां जाके मिल रही है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों में करने का मतलब कूपिका करती क्या है? ऐसे ऐसे होती रहती है। मतलब ये क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करती है। जो गैस आती है, श्वास आती है, वो फेफड़ों को देती है और फेफड़े आगे शुद्ध कर वापस से बाहर निकाल देती है। वो काम होता है फेफड़ों का। ठीक है, डायग्राम यहाँ बना हुआ है, आप साथ साथ जैसे जैसे बताया जाए वो उसमें देख लीजिएगा। तो लिखिए दोस्तों, बुक से दिखाते हैं कि फेफड़े लचीले, कोमल एवं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब सिर्फ लिखने वाली बात है, समझाने वाली बात आ जाएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, फेफड़े लचीले, कोमल एवं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी रूप में शाखाओं के वृक्ष तल के दाएं और बाएं ओर के मध्य पट में स्थित होते हैं। मतलब एक, क्या कहा है, ये एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब एक जोड़ा होता है इनका। एक जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 होते हैं, समझ में आ गया? तो 2 होते हैं, इसको एक जोड़ा बोला जाता है। एक जोड़े के मध्य पट में शरीर के मध्य के भाग में पाए जाते हैं, एक दाएं ओर और एक बाएं ओर। दिख गया होगा श्वास नली के हिसाब से, मध्य पट के एक बाएं ओर एक दाएं ओर पाया जाता है। तो आगे लिखिए, फेफड़े असंख्य श्वास नलिकाएं एवं कूपिकाएं एवं रसीले तंतुओं एवं झिल्लियों के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? लचीले कोशिकाएं श्वास नली, माफ कर दीजिए, श्वास नली, श्वसनिका और कूपिकाओं मिश्रित होते हैं।
इससे मिश्रित होते हैं। आगे लिखिए, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा एवं कुछ अधिक भारी चौड़ा होता है। दाया फेफड़ा है जो बाएं फेफड़े से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा छोटा होता है और क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। और अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं और दायां फेफड़ा 2 खंड में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में व्यक्त हो जाता है। मतलब दायां फेफड़ा जो है वो आगे अन्य खंडों में विभाजित हो जाता है, मतलब अंदर से आंतरिक रूप से विभाजित हो जाता है। मतलब ज्यादा बोला जाएगा तो फेफड़े क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, थोड़े से पिसक जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर पिसक जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। आगे लिखिएगा, प्रत्येक उपखंड अन्य छोटे खंडों में व्यक्त हो जाते हैं। प्रत्येक फेफड़े स्पंजी ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता स्पंजी ऊतकों से बना होता है। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, कूपिकाएं। अब कूपिकाएं पढ़ेंगे। कूपिकाएं क्या होती है? कूपिकाओं में लिखिए, मतलब श्वास नली के आश्वास नली या श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका और श्वसनी आगे तृतीय चतुर्थ में विभाजित होने के बाद लास्ट छोर क्या होता है, उसका कूपिकाएं होती है, वो आगे फेफड़ों में छोड़ देते हो। अब हमें कूपिकाओं को पढ़ना है। कूपिकाओं में लिखिए, कूपिका एक नुमा संरचना होती है जो सीमांत श्वसनिका के अंतिम सिरे पे पाई जाती है। जो सीमांत श्वसनिका के अंतिम सिरे पे पाई जाती है। यह असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है। असंख्य कोशिकाओं से घिरा, असंख्य कोशिका से घिरा रहता है। क्या रहता है? घिरा रहता है। अब डायग्राम देखिए दोस्तों, डायग्राम दिख रहा होगा, कूपिका दिख रही होगी, वो आगे अनेक शाखाओं से घिरी होती है, लास्ट छोर का वही होता है। तो अब देखिए, ऐसे के कोशिकाओं से घिरा होता है और श्वसनिका के सीमांत श्वसनिका के अंतिम छोर, सीमांत कोशिका का अंतिम छोर होता है दोस्तों, अंतिम छोर होता है। ओके, अंतिम छोर क्या होता है? अंतिम छोर की जगह अंतिम सीरा लिख लीजिए। अंतिम सीरा क्या होता है? कूपिका होती है। प्रत्येक फेफड़ा, ये बात वापस लिखते हैं, प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिनमें कई कोशिकाएं तथा 30 मिलियन कूपिकाएं होती है। मतलब कूपिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। छोटी छोटी कूपिकाएं मिलकर बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण कर लेती है। कूपिकाओं में सल्की उपकला, कूपिकाओं में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं,
जो कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर एवं गैसों के विनिमय में मदद करती है। मतलब सल्की कोशिका, सल्की कोशिका करती क्या है? सल्की कोशिका का क्या काम होता है, पहले ये देखो। सल्की कोशिका क्या करती है दोस्तों? सल्की कोशिका करेगी कि मतलब गौर से देखिएगा, जो हम गैस लेते हैं, श्वास के साथ लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो मतलब आगे वो कोशिका ऐसे होती रहती है, गैसों का विनिमय आगे से आगे वो करती रहती है। दूषित को दे दिया, उसके द्वारा शुद्ध हुआ, शुद्ध करने के बाद बाहर उसको निकाल देती है। तो बाहर निकाल देती है तो मतलब सल्की क्या करेगी? गैसों का विनिमय करेगी, गैसों का और रुधिर का, रुधिर मतलब रक्त का क्या करेगी? विनिमय करेगी। रुधिर वाला चैप्टर, सॉरी रुधिर वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। रुधिर यानी रक्त का परिवहन कैसे होता है, रक्त कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, किस माध्यम से बाहर निकलता है, क्या करता है, कैसे शुद्ध होता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद टॉपिक आएगा हृदय, उसकी तरफ में सब चीजें इसमें बेसिक क्लियर हो जाएगी। थोड़ा समझिएगा, गैसों का विनिमय किसमें हो गया? फेफड़ों और कोशिकाओं के द्वारा, रुधिर के द्वारा हो गया। अब रुधिर का कैसे होगा वो हम रक्त परिवहन पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कशन विस्तार पूर्वक करेंगे। ये बात दोस्तों आई समझ में आई होगी। तो मतलब सल्की कोशिका याद रखनी है, गैसों का और क्या करती है? रुधिर का विनिमय करती है और मदद उसमें करती है। नेक्स्ट आ गया श्वसन मांसपेशियां। हमने पढ़ा था ऊपरी, निचला और लास्ट पढ़ा था मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। हमने कहा था कि फेफड़ों के नीचे एक यू आकार की, उल्टे यू आकार की संरचना होती है, सी आकार की, यहां वाली, उसे डायफ्राम बोला जाता है, जिसे मध्यपट बोला जाता है। डायफ्राम, डायफ्राम बोला जाता है, वो भी हम अब डिस्कशन करते हैं। देखिए श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। अब देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है दोस्तों? फेफड़ों के नीचे एक मध्यपट नाम की संरचना दिख रही होगी आपको, नीचे वाली, जिसे डायफ्राम बोला जाता है। डायफ्राम देख सकते हो, कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा होगा, बड़ा मजेदार। वो डायफ्राम होता है। मतलब हम जब गैसों का विनिमय करते हैं तो हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मतलब हम जब सांस लेते हैं, हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। सांस लोगे तो मांसपेशी पर जाओगे, आप सांस लेके यही देख सकते हो, जैसे आप ऐसे करोगे तो मतलब डायफ्राम को ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे छोड़ दोगे, फिर ऊपर सांस लोगे ऊपर, फिर छोड़ दोगे नीचे जाएगा। मतलब मांसपेशियों का काम ऊपर नीचे करना होता है। इसमें देखिए फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम मध्यपट भी बोला जाता है। मध्यपट भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो डायफ्राम और मध्यपट बोला जाता है। तो अब आगे लिखिएगा, मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई संरचना होती है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना होती है, जो वृक्ष तल की सतह में पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नाक से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों में से बाहर निकलती है। शिथिलन याद रखना, शिथिलन की प्रक्रिया के कारण क्या करते हैं? फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है।
नेक्स्ट लिखिए, इसके अतिरिक्त फसलियां लिखेंगे। इसके अतिरिक्त फसलियां में प्रवेश विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मध्य पट के, जो डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। जो फसलियां क्या करती है, मध्य पट में वायु के श्वास लेने में मदद करती है। ये हो गया दोस्तों हमारा मानव श्वसन तंत्र का टॉपिक यहां कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त के अंदर हम पढ़ेंगे रक्त यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, रक्त प्लेटलेट्स, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद रक्त के कार्य पढ़ेंगे, और उसके बाद रक्त के कार्य में हम ABO होते हैं ना ग्रुप समूह, वो पढ़ेंगे। इसके बाद के अंदर दोस्तों हम रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे, किस प्रकार रक्त का परिसंचरण ऊपर से होता है, फिर वापस नीचे, फिर मध्य में हृदय में जाकर शुद्धिकरण के द्वारा पहुंच जाता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।